हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो आज वंस अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर क्लास 10th का साइंस 1 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ग्रेविटेशन, इसके ऊपर लेकर आए हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि जो थियोरेटिकल लेक्चर्स फर्स्ट लेक्चर उसमें हमने देखा था पिछले वीडियो में ही कि जो इंट्रोडक्शन टू ग्रेविटेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स और फोर्स एंड मोशन कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है वो हमने पिछले वीडियो में ही देख लिया था। तो आप क्या करो, पहले उस वीडियो को देख लीजिए, देख लो, फिर बाद में ये वीडियो को देख लेना। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूंगा, तो आप जाके उसको पहले उस वीडियो को देख लो। यस, माय नेम इज मंजी सैनी एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल एमएस ट्यूटोरियल्स। तो चलिए आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे जो ग्रेविटेशन है, ओके, ये हमने स्टडी कर लिया था, इसका बेसिक वगैरह, और साथ साथ फोर्स और मोशन कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है बराबर वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो क्या था, हमारा केप्लर्स लॉ। तो केप्लर्स लॉ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के पेपर में ये जो क्वेश्चन है इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ ही जाते हैं बराबर। केप्लर का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैसे केप्लर्स लॉ ने हमारे लिए, हमारे मतलब यूनिवर्स में 3 लॉ जो बताया प्लैनेटरी मोशन के ऊपर, 3 लॉ कैसे उन्होंने बताया और क्या एक्सप्लेन किया वो आज की इस वीडियो में हम देख लेंगे। यस, बुक और पेन लेके बैठ जाइए और हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक तुम्हारा पढ़ाई नहीं हो पाएगा बरोबर। तो हमारे साथ जरूर प्रैक्टिस करती रहिए। तो हेडिंग डाल लेते हैं। हेडिंग क्या रहेगा हमारा? केप्लर्स लॉ। हाँ सर, वो तो हमने थंबनेल में ही देख लिया था बरोबर। केप्लर्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो फ्रेंड्स, बच्चों क्या होता है कि पहले जब क्या बोलते हैं टेलीस्कोप नहीं था बरोबर, टेलीस्कोप का इन्वेंशन नहीं हुआ था। टेलीस्कोप इन्वेंशन कौन किया था पता है ना? गैलीलियो गैलीली, साइंटिस्ट जो हमारे, उन्होंने किया था। लेकिन जब टेलीस्कोप का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो जो हम स्टार्स वगैरह या प्लैनेट वगैरह हम ऑब्जर्व जो करते थे बरोबर, वो हम अपने नेकेड आई से देखते थे बरोबर। नेकेड आई से, कि नेकेड आई से ही हम ऑब्जर्व करते थे कि प्लैनेटरी का मोशन कैसे होगा। फिर उसमें हमने देखा था कि जो अर्थ है, अर्थ सेंटर है, बाकी सब चीजें वहां पर रिवॉल्व कर रही है, ऐसा माना गया था पहले बरोबर, जब हम नेकेड आई से देखते थे। लेकिन जब से धीरे धीरे क्या हुआ, साइंटिस्ट आए, कौन से साइंटिस्ट आए थे? गैलीलियो गैलीली। इन्होंने किसका इन्वेंशन किया? टेलीस्कोप का बरोबर। फिर बाद में हमारा जो ऑब्जर्वेशन था प्लैनेट को देखने का वो हम टेलीस्कोप से देखने लग गए बरोबर। तो उस समय हमको टेलीस्कोप से बहुत सारी इंफॉर्मेशन समझ में आई कि हाँ ये सब प्लैनेट्स होते हैं, अपने सोलर सिस्टम में इतने सारे प्लैनेट्स है, ये सब हमारे सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं। सन कैसा है? सेंटर में, और हमारा अर्थ भी उसका एक पार्ट है प्लैनेट का, जो अर्थ सन के अराउंड क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है बरोबर। ये सब हमको समझ गया कि ये टेलीस्कोप से ये सब डाटा मिल गया, इंफॉर्मेशन मिल गया बरोबर, इस तरीके से। तो बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन और डाटा हमको मिलते गए, फैक्ट वगैरह। फिर बाद में एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम था, क्या था? जोहानेस केपलर। एक्चुअली इनका नाम हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? योहानस। ये योहानस केपलर से इनका नाम है बराबर, ये था योहानस केपलर। तो ये साइंटिस्ट आए, इन्होंने क्या किया, जो गैलीलियो गैलीली जो टेलीस्कोप की मदद से हमको जो इंफॉर्मेशन मिला था बरोबर प्लैनेटरी मोशन के रिगार्डिंग, अपने सोलर सिस्टम के रिगार्डिंग, उन्होंने क्या किया, वो इंफॉर्मेशन को समझा, प्रॉपर तरीके से एक्सपेरिमेंट वगैरह किया, उनका अपना मैथमेटिकल लॉजिक वगैरह जो कुछ रहेगा फिजिक्स का उन्होंने यूज किया। और बाद में केपलर साइंटिस्ट जो थे उन्होंने प्लैनेटरी मोशन के वो 3 लॉ बताए। कितने बताए? 3 लॉज उन्होंने दिया। किसके ऊपर? प्लैनेटरी मोशन के ऊपर उन्होंने 3 लॉज दिया। दे गिव 3 लॉज बरोबर रिगार्डिंग प्लैनेटरी मोशन। तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने 3 लॉ बता दिए बरोबर, और वही 3 लॉज हमको क्या करने, स्टडी करने स्टेप बाय स्टेप, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केपलर फर्स्ट लॉ, केपलर सेकंड लॉ, केपलर थर्ड लॉ, ये कभी भी एग्जाम में पूछ ही लेते हैं बरोबर। तो ये बहुत ही अच्छे से समझे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे अच्छे से। तो देखो अभी हम पहले क्या बात करेंगे कि उन्होंने क्या बोला। पहले हमको लगता था कि जो प्लैनेट्स होते सन के अराउंड वो सर्कुलर पाथ में क्या करते, रिवॉल्व करते, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको क्या लगता था कि जो सन बीच में और जितने प्लैनेट से अपने ऑर्बिट में कैसे पाथ में रिवॉल्व करे, सर्कुलर पाथ में, ये उन्होंने मतलब हमको लगता था। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि जो इलिप्टिकल शेप होता है, अंडाकार शेप जो होता है, उसके ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करता है हमारे प्लैनेट्स। मतलब इलिप्टिकल शेप कैसा हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एक कोन है, क्या है? कोन, पता है ना? कोन ऐसा रहता है, कोन जो बर्थडे में लगाते हैं, बर्थडे में बरोबर, बच्चों लोग के बर्थडे में ऊपर सिर पे पहनते हैं, तो ऐसा कोन है। अगर इस कोन में हम इंक्लाइन प्लेन से अगर कट करें, ऐसा टेढ़ा ऐसा कुछ कट करें, तो हमको ना एक शेप मिलेगा, क्या मिलेगा? इलिप्टिकल शेप मिलेगा। ऐसा देखो इधर से बरोबर। तो अगर इलिप्टिकल शेप का बताए, इलिप्टिकल शेप
कैन बी ऑब्टेन्ड when the cone is cut by an inclined plane। बरोबर, मतलब हम अगर ये कोन है, अगर कोन को हम इंक्लाइंड प्लेन से कट करो देन वी कैन ऑब्टेन इलिप्टिकल शेप। बरोबर, इलिप्टिकल शेप हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा, समझ गया, इलिप्टिकल शेप इस तरीके से हम इलिप्टिकल शेप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखो अभी केपलर का फर्स्ट लॉ क्या था, बहुत ही सिंपल था। फर्स्ट लॉ कैसा था कि जो अभी सपोज ये अपना सन है, क्या है, सन। अभी सन के अराउंड ये सन बना देते हम, यहाँ पे लिख देते एस। बराबर, सन को करते हैं एस से। अभी सन के अराउंड जितने प्लैनेट से वो क्या करते हैं, ऐसे इलिप्टिकल शेप में रिवॉल्व करते हैं, इलिप्टिकल शेप में। मतलब यहाँ पर प्लैनेट आ सकता है, बराबर, ऐसे इलिप्टिकल शेप में क्या करते हैं, अब रिवॉल्व करते हैं। अब देखो अगर हम बात करें सर्कुलर शेप की, तो सर्कुलर शेप में ना क्या होता है, सर्कुलर शेप में एक मेन सेंटर होता है, एक फोकस पॉइंट, एक ही सेंटर होता है, बरोबर। लेकिन अपना जो इलिप्टिकल शेप होता है, इलिप्टिकल शेप में ना दो फोकस होते हैं, एक यहां पर और एक यहां पर हो सकता है, बरोबर। तो कोई जो सन है, सन जब सन सेंटर में रहता है इलिप्टिकल फोकस पे, तो यहाँ पर जो प्लैनेट होते हैं ना, प्लैनेट वो क्या करते हैं, इलिप्टिकल शेप में ऑर्बिट करते हैं सन के अराउंड। और सन कहां पे रहेगा, कोई भी एक फोकस पर रह जाएगा, समझो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो एक फोकस पे क्या रहेगा, सन रहने वाला है, बरोबर। तो फर्स्ट लॉ क्या था केपलर का, फर्स्ट लॉ क्या था कि इसको हम अच्छे से मिटा के लिख देते हैं, बरोबर। फर्स्ट लॉ क्या उन्होंने बताया था कि जो प्लैनेट जो होते हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, लेकिन कौन से पाथ में, इलिप्टिकल पाथ में, इलिप्टिकल शेप में, बरोबर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, केपलर्स फर्स्ट लॉ। ओके, फर्स्ट डालते हैं केपलर्स फर्स्ट लॉ। केपलर फर्स्ट लॉ क्या था कि जो ऑर्बिट है प्लैनेट्स का, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन एलिप्स टू द सन एट वन ऑफ द फोकाई। बराबर, ये एकदम सेंटेंस है प्रॉपर, ये सेंटेंस हमको समझना है। क्या था, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स टू द सन। मींस अगर प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो कौन से शेप में रिवॉल्व करेंगे, एलिप्टिकल शेप में, यानी अंडाकार शेप में रिवॉल्व करेंगे एट वन ऑफ द फोकाई। अब फोकाई क्या होता है, देखो बच्चों, फोकाई मतलब क्या होता है, फोकस। अगर हम बात करें तो एलिप्टिकल शेप जो होता है, इलिप्टिकल शेप का दो फोकस होता है। एक समझो ये फोकस है जिसको हम बोले F1, और ये समझो ये फोकस है F2, बरोबर। तो अगर हम सिंगुलर, अगर एक ही की बात करें तो उसको फोकस बोलेंगे, अगर हम दोनों की बात करें, दोनों फोकस, तो उसको हम फोकाई बोलेंगे। तो जो सन रहेगा ना, वो कौन से भी एक फोकस पर रह सकता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सन। ठीक है, यहां पर सन रह सकता है, एंड इट इज डिनोटेड बाय द पोजीशन ऑफ द सन इज डिनोटेड बाय एस। बराबर, हम सन का पोजीशन किसे डिनोट करेंगे, एस से, और प्लैनेट जो है वो क्या करेंगे, ऐसा रिवॉल्व करते रहेंगे। तो फर्स्ट लॉ बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं करना है, बस याद कर रखना है कि जो प्लैनेट का ऑर्बिट है वो कैसा है, सन के अराउंड इलिप्टिकल शेप में, बराबर। ये फर्स्ट लॉ था। तो अभी देखते हैं सेकंड लॉ क्या है। सेकंड लॉ क्या है, बराबर, केपलर सेकंड लॉ। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके इसको मिटाता हूं। केपलर सेकंड लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी तीनों लॉ एग्जाम में, कौन सा भी तीनों लॉ में कोई भी एक लॉ पूछ सकते हैं, या फिर तीनों भी पूछ सकते हैं 3 मार्क्स के लिए। तो क्या है, देखो फ्रेंड बच्चों, केपलर्स सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, इसे लॉ ऑफ क्या कहते हैं, एरिया भी कहते हैं। सेकेंड लॉ, केपलर सेकेंड लॉ, इसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ एरिया, बरोबर, ऐसा कहते हैं। तो सपोज एक डायग्राम बनाते हैं हम, डायग्राम समझेंगे अच्छे से। ये क्या है, इलिप्टिकल शेप, रिमेनिंग इलिप्टिकल शेप, बरोबर। अभी सपोज सन यहां पर है, यहां पर एक सन है, हाँ। अभी इसके अराउंड क्या कर रहा है, प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, ये प्लैनेट हो गया, ओके। अभी सपोज कि सन और एक प्लैनेट, इसके बीच में एक लाइन ज्वाइन करते हैं हम, ठीक है। ये सपोज ये प्लैनेट ए पोजीशन, बरोबर, उसका ये दे देते। तो सन और प्लैनेट ए के ज्वाइन क्या करते हैं हम, लाइन ज्वाइन किया। अब इस लाइन को हम क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर। द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। अभी एक लाइन ज्वाइन किया। अभी सपोज कि 1 महीना बीत गया, बरोबर। 1 महीना बीतने के बाद क्या होगा कि जो ए पोजीशन पे जो प्लैनेट था वो सपोज यहां पर आ गया, किधर आ गया, इधर ए पोजीशन पे आ गया, बी, बरोबर। तो यहां पर भी हमें एक लाइन ज्वाइन करना पड़ेगा, ये रहा,
बराबर। तो क्या करेगा कि जो लाइन पोजीशन था, मींस ये जो लाइन था एएस, वो क्या करेगा, एक एरिया कवर करेगा 1 महीने में। हमने क्या टाइम दिया, 1 महीना टाइम लिया, बराबर। तो सपोज कि ए पोजीशन पे था, इनिशियल पॉइंट था, और बाद में 1 महीने बाद क्या हुआ, जो प्लेनेट ए पे था वो कहां पे चला गया, बी पे चला गया, बराबर। तो ये क्या करेगा, एक एरिया कवर करेगा। समझ गया, ये इतना समझ गया। तो भी बाद में क्या होता है कि सपोज कि वापस प्लैनेट्स यहां पर है, इधर देखो इस पॉइंट पर क्या होता है, इलिप्टिकल शेप में क्या होता है बच्चों, पता है क्या, कि सन ना प्लेनेट से एक टाइप पे करीब रहेगा, एकदम क्लोजर रहेगा, और सेकंड एक ऐसा पोजीशन है कि जहां पे सन एकदम दूर रहेगा। जैसे देखो अभी यहाँ पर सन है और प्लेनेट ए है, यहाँ पर एकदम क्या है, अगर प्लेनेट यहाँ पर आ गया तो एकदम पास में रहेगा प्लेनेट, और एक पोजीशन ऐसा रहेगा कि सन से प्लेनेट बहुत दूर है, सही, बरोबर। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि क्या होता है इस समय। एक कंसेप्ट क्लियर करते हैं हम, बरोबर, कि क्या है ना, कि अगर प्लेनेट सन के क्लोजर रहेगा, क्या रहेगा, क्लोजर रहेगा, तो ना वो क्या करेगा, रिवॉल्यूशन उसका फास्ट रहेगा, उस समय उसका स्पीड ना थोड़ा फास्ट रहने वाला है। मतलब अगर प्लेनेट जो है, प्लेनेट इज क्लोजर टू सन, तो उस समय उसका जो रिवॉल्यूशन में स्पीड रहेगा वो रहेगा फास्ट हो जाएगा। और अगर बहुत ही दूर है, मींस प्लेनेट इज फार टू द सन, तो उस समय उसका जो स्पीड रहेगा कैसा रहेगा, स्लो रहने वाला है। ये तुम्हें ध्यान में रखना है, तभी तुमको ये एरिया समझने वाला है। ये लॉ ऑफ, ये जो लॉ है सेकंड लॉ, वो समझेगा कैसे। देखो अभी जैसे ये सन का ये पॉइंट है, यहाँ पे एकदम क्या रहेगा, प्लेनेट पास में रहेगा, तो उस समय ना इधर रिवोल्यूशन फास्ट रहने वाला है, और ये पोजीशन तो बहुत दूर है सन से, तो इधर क्या होगा, उसका रिवोल्यूशन स्लो होगा। मींस कैसा होगा, जैसे कि अगर सपोज मेरा ये मार्कर प्लेनेट है, ठीक है, वो ऐसा रिवॉल्व करेगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, जैसे सन के पास है तो फास्ट हो जाएगा, फिर इधर फास्ट होएगा और यहाँ पे स्लो हो जाएगा वापस, ऐसा आएगा, स्लो हुआ, फिर वैसे रिवोल्यूशन आएगा, पास में वापस फास्ट हो जाएगा, फिर वापस यहाँ पे इधर ये पोजीशन भी स्लो हो जाएगा। मींस क्या होता है, यही बोलने का मतलब है कि इस पोजीशन जहाँ पे सन क्लोजर रहेगा, वहां पे जो रिवोल्यूशन रहने वाला है वो कैसा रहेगा, फास्ट रहने वाला है, और जैसे ही सन से थोड़ा दूर हुआ वहां पे रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा, स्लो, रोटेशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ये हमें ध्यान देना है। तो क्या समझना है हमको कि सपोज इतना समझ गया कि पहले पोजीशन ए था, बाद में 1 महीने बाद क्या हुआ, बी पे चला गया। सपोज कि प्लेनेट सी पे भी है, उसको लाइन ज्वाइन करते हैं हम लोग। 1 महीने बाद क्या होगा, 1 महीने बाद वापस सपोज कि वो यहां पर पहुंच गया, डी पर, बरोबर। तो इसने भी क्या किया, एक एरिया कवर किया, बरोबर। यहाँ पे देखो पहले क्या हुआ कि जो लाइन पहले प्लेनेट ए पर था, बरोबर, उसने क्या किया, 1 महीने बाद एक डिस्टेंस कवर किया, एक डिस्टेंस कवर किया उधर, उसमें ना एक एरिया बन गया। क्या बन गया, एरिया। यहाँ का एरिया क्या होगा, यहाँ का एरिया क्या लिखेंगे हम, एरिया ASB, क्या लिखेंगे हम, एरिया ASB, बरोबर। और यहाँ पे भी देखो पहले SC था, उसने भी क्या किया, एक इक्वल एरिया कवर किया ना, स्वीप किया, स्वीप मतलब क्या, कवर किया, तो क्या बन गया, DS, बरोबर। तो उसने भी क्या किया, एक एरिया बना दिया, तो वो भी क्या एरिया रहेगा, एरिया CSD, बरोबर। तो इन्होंने जो ये एरिया कवर किया है अंदर का, बरोबर, ये एरिया है, क्या है, एरिया। अब सेकंड लॉ हमें क्या बताता है कि, सेकंड लॉ ये बताता है कि द लाइन joining the sun and the planet sweep equal area in equal interval of time। ये एक सिंपल सा एक लाइन का डेफिनेशन मींस लॉ है, ठीक है, ये अच्छे से याद करना है इसको। स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बरोबर। ये हमारा सेकंड लॉ था। मतलब क्या है कि जैसे लाइन ज्वाइनिंग, क्या लिखा था, लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड प्लेनेट, ये जो लाइन ज्वाइन किया है ये क्या करेगा, स्वीप, स्वीप मतलब कवर, इक्वल एरिया, मींस यहाँ का एरिया और यहाँ का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, बरोबर। ये हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये दिया है, ये भी 1 मंथ का ड्यूरेशन था, यहाँ पर भी 1 मंथ का ड्यूरेशन है। मतलब इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल एरिया ही क्या करेगा, प्लेनेट स्वीप करेगा, स्वीप मीन द सेंस कवर करने वाला है। तो इसके लिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या मिल जाएगा हमको, एरिया ASB इज इक्वल टू एरिया CSD, बरोबर। ये हमारा सेकेंड लॉ है, अच्छे से इसको याद करना है, बरोबर। जो हमारा जो प्लेनेट जो रिवॉल्व करेगा तो वो इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल एरिया ही स्वीप करने वाला है, ये हमें ध्यान में रखना है, सेकेंड लॉ, बरोबर। आई होप समझ गए कि क्या है सेकेंड लॉ, बरोबर। मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि कैसे करके आपको ये जो लॉ है वो अच्छे से सिखा दूं। अभी हम बढ़ते हैं थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ क्या है, बरोबर, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, कर लो, रफ करता हूं मैं। अभी तो थर्ड लॉ है वो हमको क्या बताएगा, टाइम पीरियड और रेडियस ऑफ द प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, बरोबर, इनका रिलेशन देगा। वो भी बहुत आसान है। देखो क्या करेंगे हम,
अभी हम क्या करते हैं, एक इलिप्टिकल शेप बनाते हैं, बरोबर। सपोज सन यहां पर है, अभी यहां पर प्लैनेट है, सन प्लैनेट पी ले लेते हैं। अभी सन से जो प्लैनेट डिस्टेंस रहेगा उसको हमने क्या लिया है, आर, बरोबर। अभी हमने देखा कि हर एक जगह पर आर का डिस्टेंस सेम नहीं है, कहीं पर पास में है, कहीं पर दूर है। तो हम क्या करेंगे, जो एवरेज मीन डिस्टेंस रहेगा, एवरेज मीन डिस्टेंस, वो हम क्या लेंगे, आर लेंगे, बराबर। ये कंसीडर किया हमने, मतलब हमने ये सीखा कि ऐसा एक पॉइंट लिख देते, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट डज नॉट रिमेन सेम। क्या हर जगह पर डिस्टेंस सेम है? नहीं ना, थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है ना। तो हमने क्या किया, एवरेज डिस्टेंस क्या ले लिया, आर ले लिया। मीन द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द प्लैनेट, वो क्या लिया हमने, आर लिया। अभी क्या देखेंगे कि एक पॉइंट सपोज पी से प्लैनेट स्टार्ट किया, वापस यहां से एक कंप्लीट रोटेशन यहां पर आया, बराबर। तो इसको कुछ से कुछ समय लगा रहेगा ना, क्या लगा रहेगा, उसको हम लेंगे टाइम पीरियड टी, यानी टाइम पीरियड क्या होगा हमारा, टी रहने वाला है, बरोबर। टाइम पीरियड क्या होता है, इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन, बरोबर। एक सन का एक चक्कर लगाने में जितना समय लगेगा उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। हमारे अर्थ का कितना है, अर्थ का कितना है 365 डेज एंड 6 आवर्स, बरोबर। ये हमने देखा था ना, 365 दिन एक और 6 घंटा लगता है एक चक्कर लगाने के लिए, किसको, पृथ्वी को, बरोबर। इसके बेस पे हमने लीप ईयर बना दिया और 6 घंटा जो बनता है, ठीक है। उसका बाद में एक्सप्लेन कर लेंगे हम कभी, फिर कभी। तो टाइम पीरियड क्या लिया, टी ले लिया। अभी थर्ड लॉ क्या बताता है, थर्ड लॉ क्या है कि देखो फ्रेंड, ये अच्छे से देख लो, द स्क्वायर ऑफ इट्स टाइम पीरियड इज सॉरी बच्चों, तो डिस्टर्बेंस के लिए। तो क्या था अपना, स्टार्ट करते हैं वापस, द स्क्वायर ऑफ हिज टाइम पीरियड, बरोबर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस। एक छोटा सा लाइन सा एक डेफिनेशन है, एक छोटा सा है, क्या है कि द स्क्वायर ऑफ हिज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या अपना टी, बरोबर, उसका स्क्वायर कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब, क्यूब मतलब थर्ड पावर ना, किसका, लेकिन मीन डिस्टेंस क्या लिया हमने, आर, तो आर का क्यूब। तो इस तरीके से ये जो लॉ है हमारा थर्ड लॉ, द स्क्वायर ऑफ इट्स टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द प्लैनेट। बहुत ही सिंपल है, अपने मन से ले सकते हैं ठोक के, बरोबर, सही। तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब इसको थोड़ा अच्छे से रीअरेंज करते हैं, मतलब साइन है, ये साइन हटाएंगे तो क्या लगता है, कांस्टेंट, बरोबर। इसको कांस्टेंट लिखते हैं हम, टी स्क्वायर इज इक्वल टू जो कांस्टेंट रहेगा ओके, और ये आर क्यूब, बरोबर। तो ये के जो है केपलर कांस्टेंट, बरोबर, उनके नाम से ही कांस्टेंट लगता है, हमने कितना भी लिखा है लॉ वगैरह, ठीक है। जो साइंटिस्ट उसका इन्वेंशन करेगा उसका ही कांस्टेंट लग जाएगा उनके नाम से। तो ये रहा केपलर कांस्टेंट। बाद में इसको थोड़ा अच्छे से रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज करने के बाद क्या मिलेगा, ये आर क्यूब को थोड़ा नीचे लाते हैं हम लोग, वी विल गेट टी स्क्वायर डिवाइड बाय आर क्यूब इज इक्वल टू के। तो यही हमारा है केपलर थर्ड लॉ, बरोबर। आई होप समझ गए, अगर तीनों लॉ एकदम बेस्ट है, मीन्स बहुत ही आसान है, बस एक बार अच्छे से पढ़ लो। वीडियो चाहे तो एक और बार देख लीजिए, अगर मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा होगा तो स्लो में देख लीजिए, अगर किसी को स्लो लग रहा होगा तो फास्ट करके देख सकता है, बरोबर। तो आई होप समझ गया रहेगा। हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके आगे का जो है मीन्स क्या रहेगा, आगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो भी देख लेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, पूछ लेते कभी कभी। और इसके ऊपर मैंने जो वीडियो है, जो ये चैप्टर का जो वीडियो है, इसके पीछे मैंने मतलब बहुत सारे न्यूमेरिकल जितने भी है वो सब मैंने करा दिया गया है। और इसका भी मैंने क्या करूंगा, जो वीडियो से सब प्लेलिस्ट में बना दूंगा इसका ग्रेविटेशन के ऊपर, तो आप अच्छे से इसको देख लो। और इसका जो फर्स्ट वीडियो है थ्योरी का, उसका मैंने बनाया है, वो आप क्या करो, इसको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सेंड कर दूंगा, उसको पहले देख लो, बाद में इसको देख लेना, अच्छे से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से ट्राई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।